हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। यूटिटेरियन हमने शुरू किया था पिछले क्लास में। उसका पहले प्रिंसिपल में ये टक गए थे 1 घंटे भर में। तो उस पहले लेक्चर में यूटिटेरियन में हमने समझा था कि ग्रेटेस्ट प्लेजर प्रिंसिपल क्या है, और उसको समझने की रास्ते में ही हमने समझा था कि यूनिवर्सल ईगोइज्म क्या है। यूनिवर्सल ईगोइज्म क्या है, यहां तक हम समझ चुके हैं अपनी कहानी। अगर आपको समझना है ये प्लेजर पेन कैसे काम करते हैं, नॉलेज कैसे सेंसेशन से ड्राइव करती है, हेडोनिस्ट से कैसे वो यूनिवर्सल ईगोइज्म तक पहुंचा, तो आप पिछले लेक्चर को जाके देखिए, पहले लिस्ट में आपको मिल जाए। आज हम यूनिवर्सल ईगोइज्म से आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सलिज्म से आगे बढ़ते हैं, ईगोइस्टिक यूनिवर्सल से। तो अगली कहानी कहता है बेंथम कि आदमी का जो एम है वो क्या है? हैप्पीनेस यानी प्लेजर। एम ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है? बेंथम के हिसाब से आदमी की जिंदगी का मकसद है हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस कैसे आएगी? हैप्पीनेस पहले तो उसने बोला कि आदमी का एम है हैप्पीनेस, तो उसे बताना पड़ेगा कि हैप्पीनेस का मतलब क्या है। तो उसने कहा कि हैप्पीनेस का मतलब है एक्सपीरियंस ऑफ एंजॉयमेंट एंड एब्सेंस ऑफ पेन। एंजॉयमेंट ऑफ हैप्पीनेस मतलब एंजॉयमेंट एक्सपीरियंस करे आदमी और पेन की अनुपस्थिति हो, एब्सेंस ऑफ पेन। ये है उसके हिसाब से हैप्पीनेस। अब आपके हिसाब से हैप्पीनेस क्या है, वेरी करेगी। बेंथम के हिसाब से तो ये हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की डेफिनेशन हर इंसान की अलग है। आप फिलोसोफर बन जाओ, आप बता देना, हम जैसे लोग फिर वो उसे पढ़ाने आ जाएंगे। पढ़ाने वालों के पास अपना ज्ञान थोड़े ना होता है। पढ़ाने वालों की एक लिमिटेशन तो ये भी है कि उनके पास अपना कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्रेजेंटेशन के तरीके के अलावा। वो इसकी बात या उसकी बात को बस अपने तरीके से पढ़ाते हैं। वही मैं कर रहा हूं और वही दुनिया के हर टीचर कर रहा है। तो हैप्पीनेस बेंथम के हिसाब से है कि एक्सपीरियंस ऑफ एंजॉयमेंट एंड एब्सेंस ऑफ पेन। ये हैप्पीनेस है। अब अगर ये हैप्पीनेस है तो एंजॉयमेंट को हासिल कैसे करेंगे और पेन को एब्सेंट कैसे करेंगे? तरीका बताया उसने। क्या तरीका बताया? ऐसा करो, एंजॉयमेंट लाना है तो प्लेजर को बढ़ाओ और पेन को मिनिमाइज करो। जिंदगी में एंजॉयमेंट लेके आना है, क्या करो? प्लेजर पर ध्यान दो और पेन को कम करो। बस सिंपल सा तरीका। बेंथम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। बेंथम ने कहा कि अगर आपको हैप्पीनेस लानी है तो क्या करो? एंजॉयमेंट को बढ़ावा करो, प्रमोट करो, एंजॉयमेंट को इंश्योर करो। और एंजॉयमेंट कैसे आएगा? जहां जहां से प्लेजर मिलता है लो, और जहां जहां से पेन मिलता है उसे हटाओ जिंदगी से। बहुत सिंपल तरीका है भैया। बेंथम बोलेगा क्या बोलेगा बेंथम? जिंदगी का मकसद है, एम है हैप्पीनेस। कौन सी नेस? हैप्पीनेस। क्या है? हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस है क्या? तो ये है एंजॉयमेंट। क्या है? एंजॉयमेंट। और ये एंजॉयमेंट है और एब्सेंस ऑफ क्या है? पेन है। ये है हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट का एक्सपीरियंस और एब्सेंस ऑफ पेन। अब ये आएगी कैसे? तो सिंपल तरीका है, प्लेजर को बढ़ा दो और पेन को कम कर दो। पेन को मिनिमाइज कर दो, प्लेजर को मैक्सिमाइज कर दो, हो गया हैप्पीनेस। आदमी का उद्देश्य हासिल हो गया। इतना सिंपल सा तरीका। इसी को न जाने लोग क्यों कॉम्प्लिकेट करते।
बेंथम के तरीके को पालन करो, ऐसी चीजों को अपनाओ जिससे प्लेजर बढ़े और ऐसी चीजों को जिंदगी से हटाओ जिससे पेन हो। बस हैप्पी रहो। अब तुम्हारी हैप्पीनेस से कितने दुखी हो गए बेंथम को कोई फिक्र नहीं। बेंथम ने पहले ही बोल दिया है यूनिवर्सल ईगोइज्म, यूनिवर्सल ईगोइज्म। आदमी दुनिया में कहीं भी हो सब अपनी सेल्फ सेंट्रिक सेल्फ इंटरेस्ट से ड्रिवन होते हैं। ये बात वो ग्रेटेस्ट प्लेजर प्रिंसिपल में पहले ही कह चुका है। तो आपके दुख से कितनों को आग लगी कोई फर्क नहीं पड़ता। बेंथम ने कहा इफ यू आर डूइंग समथिंग, बेंथम क्या बोलेगा? बेंथम सिंपली बोलेगा कि आपने कुछ एक्ट किया और आपके एक्ट से आपको मिली है क्या? प्लेजर। तो आप इस बात की फिक्र मत करो कि आपके इस प्लेजर से कितनों को पेन हुआ। आप इस बात की फिक्र, आपके हिसाब से वो काम, हर काम सही है जो आपको प्लेजर देता हो और आपके पेन को कम करे। इतना ही कंसेप्ट था किसका? बेंथम का, हैप्पीनेस। चलो आगे चलते हैं। अब बेंथम ने बोल तो दिया कि प्लेजर जिससे मिले उस काम को करो, तो उसे बताना पड़ेगा ना ये प्लेजर है क्या चिड़िया। तो प्लेजर क्या है? रिलेटिव कंसेप्ट है, कोई कॉन्क्रीट डेफिनेशन, कोई सिंगल डेफिनेशन इसकी नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन इसकी नहीं है, सब्जेक्टिव है। कैसे समझी जा सकती है? प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे आते हैं टर्म्स एथिक्स में, किसी भी सब्जेक्ट। कोई भी टर्म किसी न किसी रिलेशन में इवॉल्व होता है। हमने समझना शुरू किया था ग्रेटेस्ट प्लेजर प्रिंसिपल, उसको समझते समझते समझ लिया था हमने क्या? यूनिवर्सल ईगोइज्म। फिर हमने समझा कि हैप्पीनेस, एम हैप्पीनेस क्या है, तो उसमें समझा हमने अब ये नया टर्म आ गया क्या? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये किसको डिफाइन करने में मदद करेगा कि प्लेजर क्या है। पेन और प्लेजर को समझा था हमने हैप्पीनेस की डेफिनेशन करते समय कि पेन और प्लेजर ऐसी चीज होती है जो हैप्पीनेस को प्रमोट करे। हैप्पीनेस के टूल्स हैं, मैक्सिमाइज प्लेजर, मिनिमाइज द पेन, इट इज द वे टू गेट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? एंजॉयमेंट ऑफ प्लेजर। अब बात आती है प्लेजर ही क्या है, तो प्लेजर क्या है? रिलेटिव कंसेप्ट है। पता कैसे चलेगा? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि एक ही ऑब्जेक्ट की यूटिलिटी, इंपॉर्टेंस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक ही चीज की यूटिलिटी हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। समझ नहीं आ रहा है तो एग्जांपल ले लेते हैं। लाख रुपए, लाख रुपए, 1,00,000 रुपए, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझते हैं, ठीक है। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से देखते हैं कि कैसे इसकी इंपॉर्टेंस हर आदमी के लिए अलग अलग है। शुरुआत करते हैं कहां से? एलन मस्क से। स्पेलिंग के लिए माफ करना, गलतियां हो सकती। एलन मस्क के लिए 1,00,000 रुपए की क्या वैल्यू है? जो आदमी सैटेलाइट इंटरनेट चालू करने की कोशिश कर रहा हो, अपना उसका सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड हो, सैटेलाइट कंपनी हो सैटेलाइट बनाने की, पूरी नासा टाइप की, है ना। उसने एक बहुत बड़ा सैटेलाइट लॉन्च किया था जो सबसे बड़ा भारी, उसे
नाम लिखना उसका कमेंट बॉक्स में अगर किसी को याद हो तो। टेस्ला इलेक्ट्रिक और क्या बोलते हैं ड्राइवरलेस कार बनाने के ऊपर काम कर रहा है बंदा। ट्विटर का मालिक है, इसे एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो एलन मस्क 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू है कोई वैल्यू? नियर अबाउट 0। 1 लाख रुपए उसको किधर से आते हैं किधर जाते हैं उसे खुद पता नहीं। हर सेकंड वो लाखों लाख कमाता है, लाखों लाख अरबों खरबों हर सेकंड कमाता है। हर सेकंड कमा भी सकता है। उसके शेयर 1 सेकंड में कितने 1% भी गिर गए मान लो, पता है कितना लाख करोड़ का नुकसान होगा उसका। लाख करोड़ का, लाख का। तो 1 लाख रुपए की वैल्यू एलन मस्क के लिए क्या है? नियर अबाउट 0। 1 लाख रुपए मिडिल क्लास के पास आ जाए, स्कूटर पे चलने वाले अंकल के पास 1 लाख रुपए आ जाए, वो नए नए प्लान ख्वाब देखने लगेगा। ये कर देंगे वो कर देंगे, इसके लिए लैपटॉप ले देंगे, उसके लिए स्कूटी ले देंगे, उसके घर में फ्रिज आ जाएगा, ये टीवी आ जाएगी, फलाना ढिमका आ जाएगा मिडिल क्लास में। लेकिन ये उसके लिए अभी भी जीवन निर्धारण की कोई शर्त नहीं, बस सुख बढ़ जाएगा थोड़ा सा। लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर अभी ये 1 लाख रुपए मिडिल क्लास के लिए भी नहीं बन पाए। एक पुअर आदमी ले लेते हैं, मिडिल क्लास से थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास आदमी, तो इसको मान लेते हैं पुअर मैन। पुअर मैन मतलब मैन पैसा है उसके पास, झोपड़ी में रहता है, घर है, स्लम में रह रहा है। स्लम में रह रहा है, पैसा है, स्लम में रह रहा है। लेकिन स्लम में रहने वाले के पास 1 लाख रुपए आ जाए तो खुशी से झूम उठेगा। उसके लिए 1 लाख रुपए वैल्यू करता है, क्योंकि उसको कमाने में 6 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं। 2 महीने लगेंगे तो मिडिल क्लास में आ जाए, 6 महीने 8 महीने 10 महीने लगेंगे तब वो 1 लाख रुपए कमा पाए। और एक भिखारी, भिखारी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बेगर। महात्मा संत महात्मा बेगर नहीं, वो बेगर जो मजबूरी में पैकिंग करता है, उसको 1 लाख, पागल ही हो जाएगा खुशी से। 1 ही लाख रुपए हैं, वैल्यू सबके लिए अलग अलग है। ये है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब प्लेजर समझ में आ गया, रिलेटिव कंसेप्ट है, कहां से समझ में आएगा? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से समझ में आ गया डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो अब प्लेजर समझ में आ गया क्या है। अब ये जान तो लो प्लेजर मिलेगा कैसे, हाउ टू अचीव इट। अब एक नया टर्म देगा वो, कैसे मिलेगा? फॉलोइंग डिसअपॉइंटमेंट प्रिवेंशन प्रिंसिपल। डिसअपॉइंटमेंट प्रिवेंशन, ऐसा कुछ मत करो जिससे डिसअपॉइंटमेंट, पछतावा, पेन हो, प्लेजर कम हो, ऐसा कुछ मत करो। ये है डिसअपॉइंटमेंट प्लेजर प्रिंसिपल। याद रखोगे, कुछ टर्म्स आ रहे हैं बहुत जरूरी हैं, पेन, प्लेजर, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंजॉयमेंट, एब्सेंस ऑफ पेन, डिसअपॉइंटमेंट प्रिवेंशन प्रिंसिपल। हर एक कनेक्टिंग थ्रेड दे पा रहा हूं मैं, इंफॉर्मेशन की बॉम्बार्डिंग नहीं कर सकता मैं, उसके लिए मैं नहीं आया हूं। उसके लिए फौज पड़ी है, दुनिया भर के टीचर्स की, पढ़िए आप उनसे, मुझे कोई गुरेज नहीं है। समझना है तो किसी चीज को थ्रेड, कनेक्टिंग थ्रेड से समझना सीखो, लंबे समय तक याद रहेगा, लॉजिकल याद रहेगा, चाहे जहां यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो डिसअपॉइंटमेंट प्रिंसिपल, प्रिवेंशन प्रिंसिपल का यहां इस तरह
एक रिलेवेंस है। इस तरह के टर्म्स आप जब अपने आंसर्स में यूज करोगे तो आपके आंसर 4 से 4.5 पे पहुंचे, 5 पे पहुंचे। और यही है रैंक 100 के अंदर 200 के अंदर आते हैं लोग। कुछ लोग सेलेक्ट हो जाते हैं लेकिन वो फिर पोस्टल डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहे होते हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे होते हैं। बस सरकारी नौकरी है, शादी अच्छी हो गई, दहेज मिल गया, जिंदगी चल रही है। सेंस ऑफ सेल्फ खत्म हो जाता है। रूटीन जॉब, कुछ नहीं कर सकते आप, नो बदलाव, नो चेंज। ऑफिस आओ, काम करो, घर जाओ, नो रिवॉल्यूशन, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं। बस सैलरी आती है, शादी अच्छी हो जाती है, 2 काम करने हैं आप, इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग से छोटी रैंक ले। आईएएस की जिंदगी में थ्रिल है, हर दिन उसे नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है। आज पॉलिटिक्स का प्रेशर है, कल थानेदार आ गया, मतलब दबंग आदमी आ गया, उसका प्रेशर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर आ गया, आज उसको देखना है, कहीं कल मूवमेंट हो गया, उसको देखना है। आईएएस की जिंदगी, आईपीएस की जिंदगी में थ्रिल है। तो थ्रिल वाली जिंदगी जीनी है तो कहां नंबर लाने पड़ेंगे आपको? 4+10 में से। सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं। सेक्शन ए ही पढ़ा रहा हूं अभी। जीएस पेपर 4 का पैटर्न देखा है, 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी में कई स्टडीज होती हैं 20-20 नंबर की। सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन तब 10 नंबर के होते हैं। 10 क्वेश्चन में, 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको कितने मिल सकते हैं? हाईएस्ट 5-6। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में 6 देता है यूपीएससी, नहीं देता। ये हमें पता नहीं एग्जैक्टली कि वो देता कितने हैं, बट हमें अंदाजा इसी बात से लगता है कि किसी के नंबर 150 से 160 से ज्यादा नहीं आते कभी। तो ऐसा माना गया है कि वो 50% से ज्यादा नंबर देता ही नहीं। अजम्पशन है, यूपीएससी ने कभी कॉपी पब्लिश थोड़े ना करी है कभी किसी की चेक्ड कॉपी। जब चेक्ड कॉपी पब्लिश ही नहीं करी किसी ने कभी यूपीएससी ने, तो पता कैसे चलेगा वो मैक्सिमम देता कितने? तो ये अनुमान है, अजम्पशन, गैस। ऐसा माना जाता है कि यूपीएससी 50% से ज्यादा नंबर नहीं देता है। इवैल्यूएशन मार्केट जितनी भी है, दिल्ली की, प्रयागराज की, या जोधपुर, जयपुर, पटना, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, जहां भी सिविल सर्विसेज की तैयारियां होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह की इवैल्यूएशन मार्केट में यही पैटर्न है कि 50% से ज्यादा नंबर हाईएस्ट नहीं दिए जा सकते। और 10 में से 5 लाने हैं तो आपका आंसर परफेक्ट टाइप का होना चाहिए। और उस परफेक्शन में एक कंपोनेंट है ये एग्जैक्ट, कॉन्क्रीट, स्टैंडर्ड, ऑथेंटिक टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी आपको या तो आप इन्हें मगअप कर लो या इन्हें कनेक्टिंग थ्रेड के थ्रू समझ लो। 2 ही रास्ते, मैं दूसरे रास्ते को चुनूंगा, आपकी मर्जी, आप कोई और रास्ता भी चुन सकते हैं। ठीक है, तो हमने 2 नए टर्म देखे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और डिसअपॉइंटमेंट प्रिवेंशन प्रिंसिपल। डिसअपॉइंटमेंट प्रिवेंशन प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्लेजर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? आपको ऐसा कुछ नहीं करना जिससे उस ऐसा हर कुछ करने से बचना है। कैसा करने से बचना है? जिससे डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, यानी प्लेजर कम हो सकता है और पेन बढ़ सकता। तो वैसा सब कुछ करने से बचो जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी हो। यही है डिसअपॉइंटमेंट प्रिवेंशन प्रिंसिपल। गॉट द पॉइंट? डिसअपॉइंटमेंट प्रिवेंशन प्रिंसिपल दे दिया। अब प्रिंसिपल तो दे दिया, करेंगे कैसे? खुद को कैसे प्रिवेंट करें डिसअपॉइंटमेंट लाने से? हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट? तो प्रिवेंट करेंगे कैसे बताएगा कि प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी टू फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट किसका? राइट टू प्रॉपर्टी का, राइट टू फ्रीडम का। आप उन्हें लोगों को डिसअपॉइंटमेंट नहीं देना चाहते, प्रिवेंट करना चाहते हैं लोगों के डिसअपॉइंटमेंट को, तो उनको फंडामेंटल राइट दे दो। किस चीज का? राइट टू प्रॉपर्टी का, फ्रीडम दे दो। आदमी के पास प्रॉपर्टी होगी
तो डिसअपॉइंटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी कम होगी उसके पास फ्रीडम होगी तो डिसअपॉइंटेड होने की पॉसिबिलिटी कम होगी। इसीलिए उसने बोला पॉजिटिव लॉ होना चाहिए। लॉ कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ मतलब सपोर्टिव लॉ, प्रमोट करने वाले लॉ। रेस्ट्रिक्टिव नेगेटिव लॉ ना हो कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। करो भैया, फ्रीडम है, तुम राइट टू प्रॉपर्टी रखो भैया। इसलिए बोला पॉजिटिव लॉ होना चाहिए। बिकॉज पब्लिक इंटरेस्ट इज नथिंग बट द एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। आपको सोसाइटी अच्छी चलानी है तो आप पब्लिक इंटरेस्ट पर ध्यान दो। तो पब्लिक इंटरेस्ट पे जब ध्यान दे रहे हो आप, तो पब्लिक इंटरेस्ट है ही क्या? इंडिविजुअल इंटरेस्ट का ही एग्रीगेशन फॉर्म तो है। मुश्किल लग रहा है समझना। आसान करते हैं। कैसे आसान करते हैं? बेंथम का कहना है कि जो भैया आप जिस चीज को पब्लिक इंटरेस्ट बोल रहे हो, जिस चीज को पब्लिक इंटरेस्ट बोल रहे हो, ये क्या है? ये कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ही तो है। थोड़ा सा मुश्किल है, दिमाग लगा के समझना। जितने भी दुनिया में पब्लिक इंटरेस्ट हैं आइडेंटिफाई करो। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है बताओ जरा। पब्लिक इंटरेस्ट है ना एनवायरमेंटल को सेव करना। पब्लिक इंटरेस्ट ही है ना पीस। पब्लिक इंटरेस्ट है ना ऑर्डर। पब्लिक इंटरेस्ट है ना जस्टिस। पब्लिक इंटरेस्ट है ना रोड। पब्लिक इंटरेस्ट है ना हेल्थ। पब्लिक इंटरेस्ट है ना एजुकेशन। पब्लिक इंटरेस्ट है ना रोजगार। पब्लिक इंटरेस्ट है ना कम महंगाई, इन्फ्लेशन कम हो। ये पब्लिक इंटरेस्ट ही तो है। अब जरा गौर करो कि ये जितने भी मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिखे या आप अपनी तरफ से लिख लो, क्या इन पब्लिक इंटरेस्ट में आपको कोई ऐसा इंटरेस्ट दिख रहा है जिसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट ना हो? अच्छी हवा एक आदमी को नहीं चाहिए, पूरी सोसाइटी को चाहिएगा। पीस समाज को चाहिए, आदमी को नहीं चाहिए। ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर वाली बात समाज में कब आएगा? जब जिंदगी, एक आदमी की जिंदगी में ऑर्डर होगा, है ना। एक आदमी सुबह शाम तक उसे पता ना हो क्या करना है, कब कहां से ऑर्डर आ जाएगा, परेशान नहीं हो जाएगा? एक ऑर्डर होना चाहिए ना। जब तक इंडिविजुअल लाइफ में ऑर्डर नहीं होगा, समाज में ऑर्डर कहां से आ जाएगा? इंडिविजुअल लाइफ में ऑर्डर होगा तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा, नहीं होगा? जस्टिस, समाज में जस्टिस कब आएगा? जब इंडिविजुअल को जस्टिस मिलेगा। इंडिविजुअल जस्टिफाइड फील करेगा तभी तो जस्टिस करेगा। रोड समाज को चाहिए, चलता कौन है उस पर? इंडिविजुअल। हेल्थ, पब्लिक हॉस्पिटल हो, अच्छे हो, इसमें इलाज कराने कौन आएगा? इंडिविजुअल। एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन सिस्टम हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए, मॉडल स्कूल बने, आईआईटी बने, नवोदय विद्यालय बने, केंद्रीय विद्यालय बने, उनमें सुविधाएं अच्छी हों, स्मार्ट स्कूल बने, इसमें पढ़ेगा कौन? इंडिविजुअल के इंडिविजुअल्स। एम्प्लॉयमेंट है, इंडिविजुअल लाइवलीहुड का जरूरत किसकी है? इंडिविजुअल की। इन्फ्लेशन कम हो, कौन मार खाता है? इंडिविजुअल। तो ऐसा कोई पब्लिक इंटरेस्ट दुनिया में बना ही नहीं है जिसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट ना हो। समझ रहे हो आप? डिसअपॉइंटमेंट प्रिवेंशन प्रिंसिपल लाने के लिए जो आप पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे करते हो,
वो क्यों? क्योंकि आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साधना होता है। तो प्लेजर इंश्योर करने के लिए आपको पॉजिटिव लॉ लाने पड़ेंगे। पॉजिटिव लॉ क्यों लाने पड़ेंगे? क्योंकि इंडिविजुअल इंटरेस्ट ही कलेक्टिव होकर पब्लिक इंटरेस्ट बनते हैं। तो ऐसे लॉ लाओ जिनसे इंडिविजुअल इंटरेस्ट सधते हों, हालांकि वो बाद में नाम उनका पब्लिक इंटरेस्ट। तो प्रॉपर्टी रखने का अधिकार लॉ बनाकर दो, क्योंकि इससे हर इंडिविजुअल को उसका इंटरेस्ट सधता हुआ दिखाई देगा। फ्रीडम दो, हर इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलेगी तो वो खुश रहेगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ रही है बात? दोनों चीजें क्लियर हैं? आगे चलते हैं। अब आया बेंथम अपनी स्थिति पर, जो मैं शुरुआत में कह रहा था कि ऑल प्लेजर आर सेम। सवाल है, उसने कह दिया कि प्लेजर हासिल करो। बेंथम ने यही तो कहा कि हैप्पी रहना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लेजर लेना पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है, प्लेजर तो आपने ले लिया, तो क्या सारे प्लेजर सेम है? आर एवरी प्लेजर आर सेम? तो वो बोलता है, बेंथम क्या बोलता? हाँ, बेशरम आदमी। इवोल्यूशनरी फेज में बेशरम और सही और गलत कुछ नहीं होता। इवोल्यूशनरी फेज में कुछ गलतियां होती हैं। प्लेटो के केस में भी हमने देखा था कितनी बड़ी गलती करी थी उसने, लेकिन इवोल्यूशनरी फेज ऑफ फिलोसफी होता है तो सही होता है। ये भी गलती कर रहा है। क्या कह रहा है? कि एवरी प्लेजर इज सेम। कोई मेंटल प्लेजर और कोई बॉडीली प्लेजर में कोई अंतर नहीं। आप रसगुल्ला खाकर खुश हो जाओ या ताजमहल की खूबसूरती को देखकर खुश हो जाओ, दोनों खुशी एक जैसी। उसे नहीं पता भैया, रसगुल्ला ठूस ठूस के जब तुम्हारी डायबिटीज बढ़ जाएगी तो वो तुम्हारे प्लेजर नहीं, पेन का कारण। फोन खरीद लो किडनी बेचकर, एप्पल का प्लेजर मिल रहा है। अरे भैया, घर खेत बिक गया। जुआ खेलकर भी लोगों को प्लेजर मिलता है, शराब पीकर भी प्लेजर मिलता है, तो क्या शराब पीनी चाहिए? बेंथम के हिसाब से तो पीनी चाहिए। गलती करी उसने पेन और प्लेजर के काइंड्स, मतलब जो टाइप्स होते हैं उनमें कोई अंतर नहीं, डिस्टिंग्विश नहीं किया उसने। ये उसकी गलती थी। इस गलती को करेक्शन करने कौन आएंगे? जेएस मिल। जब एक फिलोसोफर गलती करता है तभी तो नया फिलोसोफर आता है। तो गलती करना उतना भी गलत नहीं होता जितना दुनिया ने मान लिया है। क्योंकि अगर कुछ लोग गलती नहीं करते तो करेक्शन नहीं होता, इंप्रूवमेंट नहीं होता। सोसाइटी इंप्रूव कर रही है, क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने गलतियां की। तो गलती करना गलत नहीं, गलत है पर उतना नहीं है जितना बताया जाता है या माना जाता है। तो अब गलतियां करने से डरना नहीं, कोई ना कोई होगा जो सुधार दे, परेशान ना। यस, देयर इज नो डिफरेंट क्वालिटेटिव डिफरेंस। क्या कहेगा ये? देयर इज नो क्वालिटेटिव डिफरेंस इन द प्लेजर्स। प्लेजर्स ओनली डिफर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। मतलब क्वालिटी के आधार पर कोई अंतर नहीं है भैया। अगर कहीं अंतर है तो वो है क्वांटिटी का। प्लेजर छोटा बड़ा कम ज्यादा हो सकता है, अच्छा बुरा नहीं। ये बात समझ रहे आप? ये बात मैं समझा पा रहा हूं बेंथम की? बेंथम कह रहा है कि प्लेजर की क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। उसका कहना है कि ऑल प्लेजर्स आर क्वालिटेटिवली सेम। उसने कहा प्लेजर्स आर सेम, मतलब रसगुल्ला खाओ आप, सेम। ताजमहल को देखकर खुश हो जाओ, सेम। हेल्थ पार्क में जाके टहलाओ, पार्क वॉकिंग,
अगर आपको इन तीनों कामों से प्लेजर मिलता है, यहां से प्लेजर P1 मिलता है, यहां से प्लेजर P2 मिलता है और यहां से प्लेजर P3 मिलता है, तो उसने कहा कि इन तीनों टाइप के प्लेजर में क्वालिटी वाइज तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्वालिटी वाइज तो कोई डिफरेंस नहीं है, ऑल आर इक्वल। बस जो डिफरेंस होगा वो क्या का होगा, क्वांटिटी का। और क्वांटिटी का कब हो सकता है, जब एक ही चीज को रिपीटेडली किया जाए, यानी अब इनमें क्वांटिटी का तो सवाल ही नहीं होगा। एक ही के नियम पढ़ा है मैथमेटिक्स में, क्वांटिटी कहां आती है, सिमिलर चीजों पे क्वांटिटी कैसे आएगी। सेब को और संतरा को जोड़ेंगे तो फल के नाम पे जोड़ सकते हैं, लेकिन सेब सेब में जोड़ेंगे तभी सेब दो होंगे। एक सेब और एक संतरा, दो संतरा नहीं हो सकते, दो सेब नहीं हो सकते, फल दो हो सकते हैं। तो फल फल जुड़ा तब दो फल हुए। तो क्वांटिटी कब बढ़ती है, सिमिलरिटी में। तो रसगुल्ला खाना, एक रसगुल्ला खाया तो कम प्लेजर, दो खाए तो ज्यादा प्लेजर, तीन खाए तो ज्यादा प्लेजर। मतलब क्वांटिटी कब बढ़ सकती है, जब एक ही एंटिटी को बढ़ाया करे घटाकर। तो प्लेजर जो है उसकी केवल क्या चेंज होगी, बेंथम के हिसाब से प्लेजर का क्या चेंज होगा, प्लेजर की क्वांटिटी चेंज हो सकती है, क्वांटिटी में चेंज बट क्वालिटी में नॉट, क्वालिटी विल नॉट, क्वालिटी विल बी सेम। आप रसगुल्ला कम खाओगे कम प्लेजर, रसगुल्ला ज्यादा खाओगे ज्यादा, लेकिन क्वालिटी वाइज सारे प्लेजर सेम है। चाहे आप रसगुल्ला खा के प्लेजर लो, चाहे माँ बाप की सेवा करके प्लेजर लो, चाहे देश सेवा करके प्लेजर लो, चाहे किसी की हत्या करके प्लेजर लो, ऑल प्लेजर्स आर सेम। मेरे हिसाब से नहीं, बेंथम के हिसाब से। इसीलिए बेंथम गलत साबित हुआ, इसीलिए तो जेरेमी जेएस मिल साहब आए, उन्हीं की उस जेरेमी बेंथम की इसी गलती को सुधारने के लिए आए। तो उन्होंने सिद्ध किया था कि प्लेजर्स आर डिफरेंशियल इन डिफरेंस हो सकते हैं, किस बेस पे, क्वालिटी के बेस पे। क्वांटिटी ही डिफर नहीं करती प्लेजर्स की, क्वालिटी भी डिफर करती है। इसीलिए तो जेएस मिल का उद्भव, इवोल्यूशन या जन्म आया, मतलब उभरे वो, उत्थान हुआ। ठीक है, क्वांटिटी चेंज हो सकती है प्लेजर की, क्वालिटी में सब बराबर है। व्हाट द पॉइंट, आगे समझते हैं। यहां से आगे क्या कह रहा है, अब वो क्या चेंज होगा उसके हिसाब से, केवल क्वांटिटी। प्लेजर की क्या चेंज होती है, क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं। और क्वांटिटी अगर चेंज होती है, कोई चीज चेंज होती है तो क्या करना पड़ता है, कोई चीज ज्यादा है या कम है कैसे करोगे, मेजर ही तो करनी पड़ेगी ना भाई। या तो तुम बोलोगे क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, क्वांटिटी चेंज हो रही तो मेजर करनी पड़ेगी। कैसे पता करोगे कि कोई ज्यादा प्लेजर दे रहा है, क्या चीज कम प्लेजर दे रही है, तो क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट। क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट। और मेजरमेंट कैसे करोगे, आया नया टर्म हेडोनिक कैलकुलस। कोई टर्म कैसे इवॉल्व हो रहा है, समझ में आ रहा है। हमने कुछ टर्म्स समझे। पहला टर्म समझा था हमने पेन, फिर प्लेजर टर्म समझा था, ठीक है। फिर उसके बाद टर्म समझा था हमने क्या, एक टर्म आया था हमारे पास हेडोनिज्म, हेडोनिस्ट। फिर टर्म आया था यूनिवर्सल ईगोइज्म, यूनिवर्सल ईगोइज्म। फिर एक नया टर्म आया था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर टर्म आया है हेडोनिक कैलकुलस।
और भी आए होंगे, मेरे दिमाग से उतर रहे हो, आप बता देना कमेंट बॉक्स में। कैलकुलस, और भी टर्म आए होंगे, दिमाग से उतर रहे हैं, मेरे दिमाग में भी मोटे मोटे टर्म आए। तो कैसे कोई टर्म थ्योरी के बीच में लिपटा हुआ होता है, पता करना मुश्किल होता है। अगर मैं तुम्हें 4 पॉइंट में ये बातें लिख के दे दूं तो क्या समझ पाओगे? हेडोनिस्ट का मतलब क्या था, यूनिवर्सल इगोइज्म का मतलब क्या था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या था, हेडोनिक कैलकुलस क्या है, क्यों आया। अगर आप इसे कनेक्टिंग थ्रेड के फॉर्म में पढ़ोगे, चीजें ज्यादा समझ में आएंगी और अच्छी तरह समझ में आएंगी। गॉट द पॉइंट। अब आते हैं हेडोनिक कैलकुलस। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि बेंथम बोला कि प्लेजर का क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं होता, केवल क्वांटिटेटिव डिफरेंस होता है। अगर क्वांटिटेटिव डिफरेंस होता है तो भैया मापना पड़ेगा कि कौन ज्यादा प्लेजर दे रहा है, कौन कम प्लेजर दे रहा है। अगर मापना पड़ेगा तो कुछ चाहिए होगा इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट आया हेडोनिक कैलकुलस। आइए समझते हैं कि हेडोनिक कैलकुलस क्या है। हेडोनिक कैलकुलस के कंपोनेंट है। तो हेडोनिक कैलकुलस में कैसे मापेगा कोई आदमी कि कोई हैप्पीनेस, कोई प्लेजर कम है या ज्यादा है? एक कंपोनेंट के बेस पे मापेगा। क्या क्या कंपोनेंट है? इंटेंसिटी, आपके प्लेजर की इंटेंसिटी क्या है। बूंदी का लड्डू खाने से, खासकर बड़ी बड़ी जो बारात वाली बूंदी होती है, उसको खाने से और एक रसगुल्ला खाने से और एक रसमलाई खाने से, तीनों का अंतर अलग। बर्फी खाने से और काजू कतली खाने में अंतर। इंटेंसिटी, प्लेजर की इंटेंसिटी डिफर कर रही, नहीं कर रही। ताजमहल देखने से खुशी मिलती है, एक मंदिर देखने से खुशी मिलती है, और एक आदमी को मस्जिद देखने से खुशी मिलती है। एक ही आदमी ले लेते, एक आदमी ने एक मूर्ति देखी चौराहे पर खड़ी, खासकर जब वो अपने ही आइडियोलॉजी की मूर्ति हो। फिर उसी आदमी को एक मंदिर में अच्छे भगवान की मूर्ति देखने को मिली, उसमें भी प्लेजर मिला। फिर एक अच्छे साइलेंट वैली में चला गया, बहुत फूल, अच्छे अच्छे फूल थे, उन्हें देखने के बाद खुशी मिली। तीनों खुशी में इंटेंसिटी अलग होगी, नहीं होगी। और कभी वो देखने की चीज मिल गई जो वो देखना चाहता था, जैसे उसका ख्वाब रहा हो झरना गिरता हुआ देखना चाहता, जीवन भर का ख्वाब रहा हो, चला गया वो धुआंधार देखने, उसने देख लिया। तो इंटेंसिटी, प्लेजर की इंटेंसिटी मैटर करेगी उसकी कि प्लेजर ज्यादा है या कम है। दूसरा, ड्यूरेबिलिटी, आपका प्लेजर कितना ड्यूरेबल है। हेडोनिक कैलकुलेशन में यही बताएगा कि प्लेजर ज्यादा रहा या अच्छा रहा या कम रहा, कम रहा या ज्यादा रहा। तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्लेजर। आपने रसगुल्ला खाया, थोड़ी देर मजा आया, लेकिन आपने साइलेंट वैली में 1 घंटे 2 घंटे बिताए, और साइलेंट वैली मतलब फ्लावर वैली मोनो से, फ्लावर वैली में आपने 2 घंटे बिताए और 2 सालों तक उसका असर रहा। क्या बात, क्या चीज थी। एक तालाब में नहाने गए अपने गांव के आसपास पोखरे में, और एक हरिद्वार पे नहाने गए, ऋषिकेश, हरिद्वार से ऊपर है ऋषिकेश, वहां नहाने गया। मैं हरिद्वार नहाने गया था 2018 या 19 रहा होगा, आज तक याद। क्या पानी था यार। गंगा में तो मैं आज भी नहाता हूं, नदी के तौर पर पैर डाल के बैठा रहता हूं घंटों नदी में। अपने गांव के पास बम्बे जो होती है नहरें छोटी छोटी, उनमें भी नहाया, घूमा, कूदा हूं। हमारे गांव के आसपास एक तालाब है लोकल, जिसकी धार्मिक महत्व धरणीधर बोलते हैं उसको, भीष्मा पर, वहां नहाया हूं। उसमें सबके नहाने का मजा अलग था, लेकिन ऋषिकेश हरिद्वार में नहाया था मैं, हर की पौड़ी पर, वहां नहाने का अपना आज तक याद। ड्यूरेबिलिटी, हर जगह नहा ही रहा है ना आदमी, तो हर जगह के प्लेजर की ड्यूरेबिलिटी अलग। हर काम की, एक ही तरह का काम आप डिफरेंट तरह से करो, डिफरेंट जगह पे जाके करो, क्या होती है उसकी ड्यूरेबिलिटी चेंज। तो आपको कैलकुलेट करना है कि आपका सुख ज्यादा है या कम है, तो कैसे चेक करोगे? दूसरा कंपोनेंट है ड्यूरेबिलिटी।
तीसरा कंपोनेंट है सर्टेनिटी। आपको प्लेजर मिलेगा ही मिलेगा पर्टिकुलर एक्ट से, सर्टेनिटी कितनी है? आप पढ़े, आपको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, सर्टेनिटी कम है। आपने स्किल सीख लिया, ड्राइवरी सीख ली या कुछ और काम सीख लिया, कारपेंटरी सीख ली या एसी मैकेनिक सीख लिया, फोन रिपेयरिंग सीख लिया, बाइक रिपेयरिंग सीख ली, राजमिस्त्रीगिरी सीख ली, लोहारगिरी सीख ली, सुनारगिरी सीख ली, कुछ भी एक वो स्किल सीख लिया, लाइफ स्किल, तो अब आपको रोजगार बड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन रोजगार मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा। सर्टेनिटी है ना, सर्टेनिटी जितनी ज्यादा होगी प्लेजर उतना ज्यादा माना जाएगा। क्वांटिटी या क्वालिटी, अच्छा और बुरा नहीं बता रहे अभी हम, क्या गिनने, ज्यादा प्लेजर कम प्लेजर, तो सर्टेनिटी प्लेजर को क्या करती है, तो जितनी ज्यादा सर्टेनिटी प्लेजर उतना। प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस, कि जो आप काम कर रहे हैं उसके तुरंत बाद मिलने वाला है, कि बहुत दिनों बाद। आपने रसगुल्ला खाया, तुरंत प्लेजर मिल गया। आपने 10 साल पढ़ाई करी, तब जाके 10वीं पास हुए, फिर अभी 10 साल और करो, 12वीं करो, फिर ग्रेजुएशन करो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करो, फिर जाके नौकरी। प्रॉक्सिमिटी, दूर बहुत है और दूर दूर ही होता है, प्लेजर कम हो जाएगा। इसीलिए तो पढ़ाई क्या है, दर्दनाक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि प्लेजर की प्रॉक्सिमिटी बहुत कम है, बहुत दूर है, मतलब प्रॉक्सिमिटी कम है, मतलब दूरी ज्यादा है प्लेजर से काम के बीच की। जिस दिन आप कोई एक्ट कर रहे हैं उसके तुरंत बाद प्लेजर मिल रहा है या बहुत दिनों बाद, प्रॉक्सिमिटी बहुत कम है पढ़ाई के मामले। नजदीकी, एक्शन के और प्लेजर के बीच में नजदीकी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब नजदीकी कम हो, मतलब दूरी ज्यादा होगी। इसीलिए तो पढ़ाई लोगों को बोरिंग लगती है। पढ़ाई बोरिंग क्यों लगती है? क्योंकि प्रॉक्सिमिटी बहुत कम है, मतलब नजदीकी जो है बहुत दूर है, पता नहीं कब मिलेगा फायदा उसका। प्रॉक्सिमिटी जितनी अच्छी होगी, नजदीकी जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी प्लेजर भी उतना ज्यादा होगा। नजदीकी जितनी कम होगी, कम नजदीक मतलब दूर ज्यादा हुआ, तो कम नजदीकी मतलब कम प्लेजर। फेकेंडिटी क्या है? फेकेंडिटी, खत्म होने की टेंडेंसी, कि सुख लिया और कितनी देर में खत्म हो गया। रसगुल्ला खाया और खाते ही खत्म, 2-4 मिनट उसका असर रहा, खत्म हो गया। और कुछ चीजें रही सालों चलती रही। प्यूरिटी, ओपन रोड वाला एक वो भी प्योरिटी है और एक दूसरी तरह की प्योरिटी। ओपन रोड पर वो खा लो आप, पाव भाजी या फिर पानी पूरी, जलेबी, और एक रेस्टोरेंट में है ना प्योरिटी, शुद्धता। घर का बना खाना अच्छा क्यों लगता है? प्लेजर ज्यादा देता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्योरिटी ज्यादा होती है। बाहर के खाने में मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसमें प्योरिटी कम होती है। तो प्लेजर प्योरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्कोप, दायरा, प्लेजर मिलने का दायरा जितना ज्यादा हो, मतलब स्कोप जितना ज्यादा हो किसी काम को करने में, उसका प्लेजर उतना बड़ा माना। स्कोप जितना ज्यादा होगा, प्लेजर उतना ज्यादा माना। आपने पढ़ाई करी नॉर्मल बीए करके, तो स्कोप क्या है? आपने
इंजीनियरिंग करी रामदयाल कॉलेज से तो बीए वाले से तो ज्यादा है आपका स्कोप, लेकिन आईआईटी वाले से कम है। आईआईटी से बीटेक कर ली किसी ने, इसको बहुत ज्यादा। अब वो इंजीनियर भी कर सकता, बन सकता है, वो सारे काम कर सकता है जो बीए वाला कर सकता है, उसके एडिशनल और भी काम कर सकता है, तो उसका स्कोप बहुत बड़ा है। तो स्कोप जितना ज्यादा, प्लेजर उतना ज्यादा। व्हाट द पॉइंट? तो आप हाइड्रोलिक कैलकुलस करते हो, गिनती करते हो, तो इन मामलों को गिन लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां जेएस मिल शुरू हो जाते हैं। जेएस मिल को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है, यहां से आगे पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर।